सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तहरीक इंसाफ ने, बल्कि कहा जाए तो बानी तहरीक इंसाफ ने रमजान से पहले ही ये कहा था कि ईद के बाद सड़कें गर्म की जाएंगी और ईद के बाद एक एहतजाजी तहरीक का अंतिया किया था और रमजान को उसकी तैयारी के लिए मुख्तस किया गया था कि रमजान में एहतजाजी तहरीक की तैयारी की जाए और रमजान के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी जाए। इस ज़िमन में ये भी कहा गया कि रमज़ान में ग्रैंड अलायंस को फाइनल कर लिया जाएगा ऑपोज़िशन के, और ईद के बाद ऑपोज़िशन का ग्रैंड अलायंस जो है वो एहतजाजी तहरीक चलाएगा। अब हम रमज़ान को एनालाइज़ करें तो हमें समझ आएगी कि रमज़ान में क्या हुआ। क्या रमज़ान में जेयूआई और पीटीआई के मामला तय हो गए? नहीं हो सके। रमज़ान में मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के दरमियान इत्तेहाद की बात तय हो गई? नहीं हो सकी। दोनों के दोनों जमातें आपस में इत्तेहाद के मामला तय नहीं कर सकीं और ईद आ गई। इसका मतलब है दोनों जमातों में किसी अभी फ़िलहाल किसी बात पर इत्तेफाक नहीं हुआ। अच्छा, जेयूआई और पीटीआई के मामला तो तय नहीं हो सके, लिहाज़ा क्या ईद के बाद जेयूआई और पीटीआई इकट्ठे कोई तहरीक चला सकते हैं? नहीं चला सकते। जेयूआई और जमात इस्लामी के मामलात भी तय नहीं हो सके, तो क्या जेयूआई और जमात इस्लामी ईद के बाद कोई इकट्ठी तहरीक चला सकते हैं? नहीं चला सकते। क्या जमात इस्लामी और पीटीआई के कोई मामला तय हो गए हैं कि वो इकट्ठे तहरीक चला सकें? नहीं, जमात इस्लामी और पीटीआई के भी कोई ऐसे मामला तय नहीं हो सके, जिसमें कहा जाए कि वो ईद के बाद इकट्ठे तहरीक चला सकेंगे। तो लिहाज़ा हम ये तो कह सकते हैं कि रमज़ान गुज़र गया लेकिन ऑपोज़िशन का ग्रैंड अलायंस मार्ज़ वजूद में नहीं आ सका। रमज़ान गुज़र गया लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ अपने साथ ऑपोज़िशन की दीगर जमातों को एक प्लेटफ़ॉर्म में इकट्ठा करने में नाकाम रही है। इस ज़मन में तहरीक-ए-इंसाफ ने जो कमेटियाँ बनाई थीं, जो सलमान अकरम राजा, असद कैसर साहब की ड्यूटियाँ लगाई थीं, वो सब नाकाम हो गईं और वो किसी भी तरह ना मौलाना फज़ल रहमान को और ना हाफ़िज़ नईम रहमान को कायल कर सके। दोनों सूरतों में दोनों को नहीं कायल कर सके, लिहाज़ा अगर तो ऑपोज़िशन के ग्रैंड अलायंस ने ईद के बाद सड़कें गर्म करनी थीं, तो ऑपोज़िशन का ग्रैंड अलायंस अभी मार्ज़ वजूद में ही नहीं आया। अभी वो बना ही नहीं है तो फिर सड़कें कैसे गर्म करेगा? अभी तो बुनियादी चीज़ें ही जेयूआई और ज पीटीआई में नहीं तय हुई, पीटीआई और जमात इस्लामी में नहीं तय हुई। अभी तो ऑपोज़िशन के ग्रैंड अलायंस की कोई शक्ल निकली नहीं है, तो फिर वो इकट्ठे तहरीक कैसे चला लेंगे? लिहाज़ा अगर तो सड़कें ऑपोज़िशन के ग्रैंड अलायंस ने करनी थी, गर्म करनी थी, तो वो तो बन ही नहीं सका रमज़ान में। असद कैसर साहब लंदन चले गए, सलमान अकरम राजा को पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात से फुर्सत नहीं है। कौन जेयूआई से जाके मामला तय करता और कौन मौलाना फजल रहमान को कायल करता? ये ज़रूर कहा जा रहा है कि मौलाना जेयूआई के साथ और ऑपोज़िशन की दीगर जमातों के साथ पीटीआई एक चार्टर तैयार करना चाह रही है। जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया था, ऐसे पीटीआई कोशिश कर रही है कि पीटीआई और जेयूआई के दरमियान, पीटीआई और जमात इस्लामी के दरमियान, पीटीआई और दीगर अख्तर मैंगल के साथ ऑपोज़िशन की जितनी जमातें हैं, उनके साथ पीटीआई एक चार्टर तय कर लिख ले। आप उसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कह लें, चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स कह लें, चार्टर ऑफ जो भी कह लें। लेकिन एक चार्टर जिसको कोई नया नाम ज़रूर दिया जाएगा, मैं मानता हूँ कि उसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं कहा जाएगा, लेकिन एक चार्टर पे इत्तेफ़ाक करने की कोशिश की जा रही है और वो चार्टर भी पीटीआई लिख रही है, फिर वो उसके बाद जेयूआई के पास जाएगा, फिर बाकी जमातों के पास जाएगा, फिर उनमें हर जमात अपनी-अपनी चीज़ें शामिल करेगी, फिर वो चार्टर जाके फाइनल होगा और उस चार्टर के अंदर, उस चार्टर के बाद आगे चलने की कोई राह निकलेगी। लेकिन एक बात समझें, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद कोई इत्तेहाद नहीं बन गया था। वो एक सियासत करने का एक रूल्स ऑफ द गेम तय हुए थे कि हम आपस में ऐसे सियासत करेंगे। उसके बाद अगला इलेक्शन सबने अलग-अलग आपस में लड़ा था, अलग-अलग लड़ा था और अब एहतजाजी तहरीकें भी अलग-अलग चलाई थी, कोई इकट्ठे तहरीक नहीं चलाई। लिहाज़ा अगर किसी का ख़्याल है कि चार्टर करने के बाद कोई ग्रैंड अलायंस बन जाएगा, ये भी मैं नहीं समझता। चार्टर कोई ग्रैंड अलायंस की राह हमवार नहीं कर सकता। ग्रैंड अलायंस की राह हमवार करने के लिए सियासी जमातों को आपस में कुछ और तय करना पड़ता है। चार्टर तो एक ब्रॉडर रूल्स ऑफ द गेम होते हैं, जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान है, लेकिन ना वो कोई इलेक्शन इकट्ठा लड़ते हैं, ना कोई तहरीक इकट्ठी चलाते हैं। हुकूमत ज़रूर इत्तेहाद में उन्होंने 2 दफ़ा बनाई है, लेकिन उसमें भी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह रहते हैं। लिहाज़ा मुझे तो ऑपोज़िशन का ग्रैंड अलायंस चूँकि नहीं बन सका, लिहाज़ा ईद के बाद अभी सड़कें गर्म होती भी नज़र नहीं आ रही। क्या तहरीक इंसाफ अकेले ईद के बाद सड़कें गर्म कर सकती है? नहीं कर सकती।
کیونکہ آپ پنجاب کی حالت دیکھیں، عالیہ حمزہ پنجاب کو متحرک کرنے میں بالکل ناکام رہی ہے۔ وہ شکایتیں تو بہت لگوا رہی ہیں کہ انہیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا، کام کرنے نہیں دیا جا رہا۔ بھائی گراؤنڈ پہ کوئی موجود ہی نہیں ہے، آپ کو کون روک رہا ہے؟ مطلب پنجاب میں کون پی ٹی آئی کا لیڈر ایسا موجود ہے جو عالیہ حمزہ کی لیڈرشپ کو چیلنج کر رہا ہے؟ وہ تو شیخ وقاص اکرم بھی پنجاب چھوڑ گئے ہوئے ہیں، سبھی پنجاب چھوڑ گئے ہوئے ہیں، تو پنجاب میں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ عالیہ حمزہ خود کام نہ کرنا چاہیں یا ان کی اپنی کیپیسٹی نہ ہو کام کرنے کی، وہ الگ بات ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا انہیں کو روک رہا ہے۔ مثلا انہوں نے اڈیالہ کے باہر کیمپ لگانے کا اعلان کیا، وہ نہیں لگا سکتے۔ کیا ان کو کسی نے اڈیالے کے باہر کیمپ لگانے سے روکا؟ وہ 20 لوگ نہیں اکٹھے کر سکیں جو اڈیالے کے باہر کھڑے ہو جائے، تو کیمپ کون سا لگانا تھا؟ وہ تو اپنے ساتھ 2-4 بندے پوری طرح اکٹھے نہیں کر پاتی ہیں، تو انہوں نے کیمپ کہاں لگانا ہے؟ احتجاجی تحریک کیا چلانی ہے؟ تو جب تک پنجاب سے پی ٹی آئی کوئی ایسی قیادت سامنے نہیں لائے گی جو پنجاب میں تحریک چلا سکے، تب تک سڑکیں گرم کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ خالی کے پی کی سڑکیں گرم کر کے کیا کر لیں گے؟ کے پی میں بھی اب آپ دیکھیں نا، جنید اکبر اور گنڈا پور کی لڑائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، فاصلے وسیع ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ عید پر جو اعظم سواتی صاحب ملے ہیں عمران خان کو، انہوں نے جنید اکبر کی شکایتیں لگائی ہیں۔ تو اب دیکھیں نا جی، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ گنڈا پور نے اعظم سواتی صاحب کو بھیجا کہ جا کے جنید اکبر کی شکایتیں لگائیں۔ تو اگر کے پی میں بھی پی ٹی آئی تقسیم ہوتی جا رہی ہے اور تقسیم در تقسیم ہوتی جا رہی ہے، وہاں اسپیکر اور وزیر اعلیٰ کے اختلافات ہیں، اعظم سواتی صاحب نے بابر سواتی صاحب کی شکایتیں لگائی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اعظم سواتی صاحب کا وزن علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہے، تو پھر یہ جو آپس میں شکایتیں لگانے کا رجحان ہے، ایسے میں کے پی کی سڑکیں کیسے گرم ہوں گی؟ آپ کے پی کی سڑکیں گرم کر بھی لیں تو اس کا پنجاب پہ یا اسلام آباد پر کیا اثر ہوگا؟ آپ کے پی میں جتنا مرضی احتجاج کرتے رہیں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ لہذا مجھے نہیں لگتا کہ عید کے بعد سڑکیں گرم کرنے کا جو منصوبہ تھا وہ کوئی کامیاب ہے، یا اس کے کوئی عملی شکل ہے، یا اس کے لیے کوئی راستہ بن گیا ہے۔ ابھی اس کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ خواہش تو ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی یا عمران خان کی خواہش تو ہے کہ سڑکیں گرم کی جائیں، لیکن ابھی ان کی جماعت میں وہ مزاحمتی طاقت رہی نہیں۔ اب عمران خان کی جماعت مزاحمتی جماعت نہیں رہی ہے، وہ ایک مفاہمتی جماعت بن چکی ہے۔ تحریک انصاف ایک مکمل مفاہمتی جماعت ہے جس کے اندر مزاحمت کا کوئی عنصر باقی نہیں رہا۔ اس کی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ اب مفاہمت کے لیے کام کر رہی ہے، مزاحمت کے لیے نہیں کام کر رہی۔ اسی لیے آپ دیکھیں اب تو جو تحریک انصاف کا امریکن ڈائسپورا ہے وہ بھی مزاحمت سے مفاہمت کی طرف آ رہا ہے۔ جو گلوبل فرنٹ کے لوگ ہیں وہ پاکستان آ کے اہم لوگوں کو مل کر گئے ہیں۔ امریکن ڈائسپورا کے اندر بھی اب یہ بات چیت چل رہی ہے کہ پاکستان کی حساس اداروں کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کرنی چاہیے، اب لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو مجھے تو تحریک انصاف اوورسیز، تحریک انصاف پاکستان ساری مفاہمت کی پالیسی پر چلتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر یہ سوچ جو ہے وہ طاقتور ہوتی جا رہی ہے کہ لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں، صلح کے راستے نکالیں گے۔ اور اب عمران خان تنہا ہوتے جا رہے ہیں سیاسی طور پہ، وہ جو بھی چاہیں گے ڈیالہ میں بیٹھ کے اس پر عمل تو پارٹی نے کرنا ہے۔ عمران خان خود تو کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ عمران خان کیا کر سکتا ہے؟ عمران خان ایک بندہ ہٹا کے دوسرا بندہ لگا سکتا ہے، ایک بندے کو ہٹا کر دوسرے کو عہدہ دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ جس کو بھی عہدہ دے اور وہ مفاہمت کی بات کرے اور پوری پارٹی مفاہمت کی پارٹی بن جائے، تو پھر عمران خان اکیلے کیا کر سکتے ہیں اڈیالہ میں بیٹھ کے؟ مجھے لگتا ہے عمران خان اڈیالہ میں اب بے بس ہوتے جائیں گے، کیونکہ ان کی پوری پارٹی مزاحمت سے مفاہمت کی طرف جا رہی ہے۔ جن اوورسیز پر ان کو جو بہت مان تھا وہ بھی مزاحمت سے مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں۔ میں چند یوٹیوبرز کی بات نہیں کر رہا، ان کے تو ڈالر لگے ہوئے ہیں، وہ تو مزاحمت سے پیسے کما رہے ہیں، مزاحمت ان کا روزگار ہے، مزاحمت ان کا ذریعہ آمدن ہے، گالم گلوچ سے انہیں پیسے ملتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں عاطف خان نے کیا ایک سپیس میں بیان جاری کیا ہے کہ ہمیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گالم گلوچ نہیں کرنی چاہیے، ان کے خاندان تک نہیں پہنچنا چاہیے، مریم کے خلاف ڈیروگیٹو بات نہیں کرنی چاہیے، حکمرانوں کے خلاف کوئی ڈیروگیٹو بات، تضحیک امیز بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ عاطف خان جو امریکہ میں پی ٹی آئی کے صدر ہیں وہ بھی مفاہمت کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ گالم گلوچ کا کلچر ان کو کہیں لے کر نہیں جائے گا اور بالآخر صلح کرنی پڑے گی۔ حال ہی میں جو ڈاکٹرز کا وفد آیا پاکستان، ڈاکٹر سائرہ بانو، ڈاکٹر تنویر، ڈاکٹر عثمان، ڈاکٹر منیر،
وہ सब भी मुफ़ाहमत की बात करके गए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ में मुफ़ाहमत जो है, मुफ़ाहमत का जो ग्रुप है, जो लोग मुफ़ाहमत के हामी हैं, वो दिन-ब-दिन उनकी तादाद भी बढ़ रही है और दिन-ब-दिन वो ताकतवर भी होते जा रहे हैं और दिन-ब-दिन उनका अब पार्टी पर कंट्रोल भी मज़बूत हो रहा है। आप बैरिस्टर गौहर भी मुफ़ाहमत के हामी हैं। सलमान अकरम राजा के बारे में भी आप ये कहें कि वो कोई खुदकुश बमबार नहीं है। उनकी पार्टी में लोगों के साथ ज़ाती लड़ाइयाँ अपनी जगह, लेकिन कोई ऐसी वो मुज़ाहमत के हामी नहीं है, वो तो खुद मुफ़ाहमत के हामी हैं। उन्होंने तो सड़कें गर्म करने के प्लान पर पहले बयान दिया था कि हमारा कोई ऐसा मंसूबा नहीं है, हम कोई ऐसी सियासत नहीं करेंगे। तो टेक्निकली वो भी आइन और कानून के अंदर रहते हुए मुफ़ाहमत की सियासत के हामी हैं। अली मीन गंडापुर भी मुफ़ाहमत की सियासत के हामी हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो मुफ़ाहमत के सियासत के हामी हैं, वो इतने ताकतवर हैं और इतने ज़्यादा हैं तादाद में कि जो मुज़ाहमत के हामी हैं, उनके पास कोई ताकत ही नहीं है मुज़ाहमत करने की। वो मुफ़ाहमत के हामियों के बगैर मुज़ाहमत कर नहीं सकते और मुफ़ाहमत के हामी उनकी मुज़ाहमत के हक़ में नहीं। और इमरान खान जेल में है, आप उनको कितनी शिकायतें लगा सकते हैं, किसकी शिकायत सुने और किसकी ना सुने। वो तो कह ही सकते हैं ना इमरान खान के अडयाले के बाहर कैंप लगाओ, जब कोई कैंप लगाने को तैयार नहीं तो मतलब आप आलिया हमज़ा को लाए थे कि वो मुज़ाहमत का निशान, लेकिन वो भी अडयाले के बाहर कैंप नहीं लगा सकती, वो भी लाहौर में कोई जलसा नहीं कर सकी, उसको भी किसी जलसे की इजाज़त नहीं मिली। वो भी लाहौर की सड़कें गर्म नहीं कर सकी, फैसलाबाद की सड़कें गर्म नहीं कर सकी, सियालकोट की सड़कें गर्म नहीं कर सकी। टेक्निकली पंजाब पुरअमन है और पंजाब मुफ़ाहमत के साथ है। शेख वकास अकरम पेशावर से आते नहीं हैं, हमाद अज़हर ने अमली तौर पे सियासत से अलहदगी कर ली है। वो कभी-कभी एक ट्वीट ज़रूर करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा उनका सियासत में कोई अमल दखल नज़र नहीं आता है। चौधरी परवेज़ इलाही ने सियासत को खैराबाद कह दिया है। तो कौन है पीटीआई से जो पंजाब में कोई मुज़ाहमत की सियासत कर रहा है? सब मुफ़ाहमत की सियासत कर रहे हैं। इवन शाह महमूद कुरैशी की औलाद भी मुफ़ाहमत की सियासत कर रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पीटीआई में जो मुफ़ाहमत की सियासत की सोच है, वो बहुत ताकतवर हो गई है। इसीलिए ईद के बाद सड़कें गर्म नहीं हो सकेंगी, बल्कि मुफ़ाहमत की सियासत जो है, वो अपना शोर सुने।